नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज रांघेरा आप सभी का B2 स्टडी में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने भारत के भूगोल राजस्थान के भूगोल को लेकर उसके परिचय के बारे में अध्ययन किया था। आज हम अध्ययन करते हैं कि राजस्थान का जो भूगोल है, इस राजस्थान के भूगोल में हमने देखा था कि हमें टोटल 33 जिले देखने को मिलते हैं। तो मित्रों, आज हम सबसे पहले इन 33 जिलों को लेकर बात करेंगे और फिर इससे आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, कोई भी मैप आपके सामने होता है तो उस मैप में सबसे पहले आपको ये जानना होता है कि उस मैप के अंदर 4 दिशाएं देखने को मिलती है। जैसे आप बात करते हैं कि कोई भी मैप आपके सामने, जैसे ये आप मैप मान लीजिएगा, अगर इस मैप को आप देखते हैं तो इस मैप में आपको 4 दिशाएं देखने को मिलेगी। अगर मैप को सीधा पकड़ा हुआ है तो सबसे ऊपर की तरफ जो दिशा होती है उस दिशा का नाम होता है उत्तर दिशा। नीचे की तरफ जो दिशा मिलती है वह मिलती है दक्षिण दिशा, और इधर आपको मिलेगी पश्चिम दिशा, और यहां पर आपको मित्रों मिलेगी पूर्व दिशा। किसी भी विद्यार्थी को कभी भी उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा में कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है। थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है तो आपके कहां पर होता है, इस पश्चिम और इस पूर्व को लेकर कई बार हो जाता है कि यहां पर पूर्व है या यहां पर पश्चिम है। तो अगर ऐसी कभी जीवन में दिक्कत आए तो आप इस व्यक्ति को याद करना, यह आपकी बहुत मदद करने वाला है। कि पप्पू को आप याद कीजिएगा और इससे पूछिएगा कि आप हमें बताइएगा कि दोनों तरफ दिशाएं कौन सी मिलेगी। तो आप इसको देख सकते हैं, इधर पश्चिम मिलेगी और मित्रों इधर आपको पूर्व दिशा देखने को मिलेगी। ठीक इसी प्रकार हमने ये राजस्थान का मैप लिया मित्रों, और इस राजस्थान के मैप को हमने देखा तो राजस्थान के मैप को देखते तो इसके अंदर भी हमें 4 दिशाएं देखने को मिलती है। और अगर इन चारों दिशाओं को लेकर बात करें तो मित्रों सबसे ऊपर हम देखते हैं कि सबसे उत्तर दिशा में हमें यहां पर एक जिला देखने को मिलता है। और इस जिले के बारे में बात की जाए तो मित्रों राजस्थान का जो सबसे उत्तरतम जिला देखने को मिलता है, इसका नाम आप जानना चाहें तो इस जिले का नाम है गंगानगर। तो याद रखिएगा, सबसे ऊपर राजस्थान में आपको गंगानगर जिला देखने को मिलता है। जबकि राजस्थान के सबसे दक्षिण में आप आते हैं तो मित्रों यहां पर आपको एक जिला और देखने को मिलेगा, और राजस्थान का सबसे दक्षिणतम जो जिला है, इस जिले का नाम आपको पढ़ने को मिलता है बांसवाड़ा। राजस्थान का सबसे दक्षिणतम जिला हो गया बांसवाड़ा, उत्तरतम हो गया गंगानगर, और अगर आप बात करते हो दक्षिणतम की तो बांसवाड़ा, और अगर आप पश्चिम में जाते हैं तो मित्रों आपको यहां पर इस जिले का नाम देखने को मिलेगा, इसका नाम मिलेगा जैसलमेर। कि राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला जो है उसका नाम है जैसलमेर। जबकि आपको देखने को मिलेगा राजस्थान का जो सबसे पूर्वी जिला है, जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूं मित्रों, और राजस्थान के सबसे पूर्वी जिले का नाम जानना चाहें तो इस राजस्थान के सबसे पूर्वी जिले को एक विशेष नाम से जाना जाएगा, इसका नाम होगा धौलपुर। तो हमने पाया मित्रों कि आपके राजस्थान के 4 दिशाएं और चारों दिशाओं में 4 जिले हमको देखने को मिले। सबसे उत्तरतम जिला मिलता है गंगानगर, सबसे दक्षिणतम जिला मिलता है बांसवाड़ा, और सबसे पश्चिमी जिले की बात करते हैं तो मित्रों इस जिले का नाम है जैसलमेर, और सबसे पूर्वी जिले की बात करते हैं तो इसका नाम मिलता है धौलपुर। अगर आप इस गंगानगर से इस रो के साथ साथ, इस आउटलाइन के साथ साथ चलते हैं तो मित्रों आपको देखने को मिलेगा गंगानगर के जस्ट नीचे आपको यहां पर एक जिला और देखने को मिलता है। और इस जिले को लेकर बात की जाए तो गंगानगर के जस्ट नीचे जो जिला मिलता है, इस जिले का नाम है मित्रों बीकानेर। यह हो गया आपका बीकानेर, गंगानगर, बीकानेर। इसके बाद ऑलरेडी पहले से कौन सा है, जैसलमेर। जैसलमेर से जरा आगे बढ़ते हैं तो यहां पर आपको एक जिला और मिलता है मित्रों, और इस जिले का नाम मिलता है बाड़मेर। बाड़मेर से और नीचे आएगा तो आपको यहां पर एक जिला और मिलेगा, इस जिले का नाम होगा मित्रों जालोर। जालोर से और नीचे आएगा तो ये छोटा सा जो जिला आपको देखने को मिल रहा है, इस जिले को एक विशेष नाम से जाना जाता है, और इस जिले का नाम है मित्रों सिरोही। सिरोही से और आगे बढ़िएगा तो यहां पर आपको एक जिला और मिलता है, इस जिले का नाम है मित्रों उदयपुर। और उदयपुर से और आगे बढ़ते हैं तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा डूंगरपुर। यह हो गया डूंगरपुर। डूंगरपुर के बाद ऑलरेडी पहले से क्या है, बांसवाड़ा।
बांसवाड़ा के आप ऊपर की ओर जाते हैं तो आपको देखने को मिलेगा यहां पर आपके एक जिला और देखने को मिलेगा। और मित्रों इस जिले का नाम आप जानना चाहें तो इस जिले का नाम है प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ से आप ऊपर की ओर आगे बढ़ेंगे तो यहां पर आपको एक जिला और देखने को मिलेगा। और मित्रों इस जिले का नाम आपको देखने को मिलेगा चित्तौड़गढ़। गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया, आपने सुना भी होगा। तो दोस्तों इनके दोबारा नाम बताता हूं, एक बार फिर रिपीट करता हूं, सुनिएगा। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़। इस प्रकार आपको ये क्रम से जिले याद रखने हैं। इससे और आगे बढ़ते हैं दोस्तों तो आपको देखने को मिलता है कि हमने पाया कि यहां पर आपको ट्रायंगल में 3 जिले याद रखने हैं। अगर इस ट्रायंगल के 3 जिलों की बात करते हो तो ये वाला जो जिला मिलेगा इस जिले का नाम है जोधपुर। यह है मित्रों जोधपुर। और यहां पर जो जिला है इस जिले का आप नाम जानना चाहें तो यह जिला है मित्रों नागौर। और याद रखिएगा जोधपुर और नागौर जो दोनों जिले हैं उसके जस्ट नीचे की तरफ आप आते हैं तो यहां पर आपको एक जिला मिलता है, इस जिले का नाम मिलता है पाली जिला। जोधपुर, नागौर, पाली। दोस्तों जिस क्रम में मैं आपको लर्न करवा रहा हूं, याद करवा रहा हूं, आप इसी क्रम में याद रखिएगा। लास्ट तक आपको पूरे राजस्थान के ज्योग्राफी में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। जोधपुर, नागौर, पाली। आप देख पा रहे हैं कि एक जिला ऐसा है जिसके बीच में पॉइंट लगा हुआ है। तो पूरे राजस्थान के मैप में जिस जिले के बीच में पॉइंट लगा है यह इस राज्य का राजधानी क्षेत्र है, अर्थात जयपुर इसे कहा जाता है। तो ये जिला कौन सा हुआ? जयपुर। तो हम देखेंगे कि जयपुर जिले के संदर्भ में आपको मैं बताऊंगा कि ये वाला जिला तो हो गया जयपुर। एक बार जयपुर के इधर की ओर जाएंगे, एक बार विपरीत। तो जयपुर से आगे बढ़ेंगे तो 2 जिले आपको पढ़ने को मिलेंगे और इसके विपरीत जाएंगे तो 2 जिले पढ़ने को मिलेंगे। जयपुर से आगे बढ़ेंगे तो आपको 1 नंबर पर जो पढ़ने को मिलेगा ये मिलेगा दौसा। और दौसा से आप आगे बढ़ेंगे तो फिर मिलेगा आपको अलवर। इधर आएंगे तो आपको यहां पर मिलेगा सीकर। और मित्रों इससे और आगे बढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा झुंझुनू। तो अब आप देखिएगा जयपुर से आप आगे बढ़े तो ये वाला जो जिला है इस जिले का नाम जानना चाहें तो इस जिले का नाम तो मित्रों दौसा। और ये ऊपर की तरफ आपको जो जिला देखने को मिल रहा है इस जिले का नाम है अलवर। समझ में आया? जबकि आप विपरीत तरफ जाते हैं तो ये वाला तो आपके भाग आ जाता है सीकर और इधर की तरफ आप बढ़ते हैं तो यह आपको देखने को मिलता है झुंझुनू। तो आपको 5 जिले इस क्रम में याद रखने हैं। ये बीच वाला तो जयपुर, जयपुर के बाद दौसा, दौसा के बाद अलवर, विपरीत चले जाते हो तो सीकर और आगे बढ़ते हो तो झुंझुनू। ठीक है दोस्तों, इससे जरा और आगे हम बढ़े और हमने पाया दोस्तों कि जयपुर के नीचे जाना है। देखो ये जयपुर से हमको नीचे जाना है, 1 स्टेज, 2 स्टेज, 3 स्टेज। 3 स्टेज तो हमें नीचे जाना है और एक बार पूर्व में जाना है और मित्रों एक बार पश्चिम में जाना है। जयपुर से जस्ट जब आप नीचे की ओर आगे बढ़ते हैं तो आपको जयपुर के बाद ये वाला जो जिला मिलता है इस जिले का नाम है टोंक। क्लियर है दोस्तों? टोंक से नीचे आएंगे तो ये वाला जिला मिलेगा आपको बूंदी। और बूंदी के बाद आप आएंगे तो आपको मिलेगा मित्रों कोटा। अब कोटा के एक बार पूर्व में जाना है, एक बार पश्चिम में जाना है। तो कोटा के पूर्व में जाते हैं तो आपको मिलता है 12 जिला और पश्चिम में आप बढ़ते हैं तो मित्रों मिलता है आपको झालावाड़। क्लियर है? अब आप देखते हैं मैप में यही स्थिति हमें देखने को मिलती है नहीं मिलती है। तो आप देखिएगा सबसे पहले तो हम बात करेंगे ये जयपुर, जयपुर के नीचे आप बढ़ते हैं, एक तो स्टेज आपकी ये हुई, इसके बाद और नीचे आते तो दूसरी स्टेज ये हो गई और तीसरी स्टेज आपकी ये देखने को मिलती है। क्लियर है साहब? इसके एक बार पूर्व में जाना है और मित्रों दूसरी तरफ आपके पश्चिम में जाना है। अब हम नाम को लेकर बात करें चर्चा, तो नाम को लेकर बात करते हैं तो आप देखिएगा जरा, ये वाला जो जिला है इस जिले का नाम तो होता है टोंक। क्लियर है साहब? और टोंक के नीचे आते तो आपको मिलता है बूंदी और बूंदी के बाद आप देखेंगे तो आपको मिलेगा मित्रों कोटा। कोटा के बाद आपको मिलेगा 12 और 12 के बाद आपको मिलेगा मित्रों झालावाड़। यही क्रम में हमने वहां पर देखा था, जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, 12, झालावाड़। अब आप और आगे बढ़िएगा और देखेंगे आपको देखने को मिलेगा कि अगर आप इस जयपुर से इधर की ओर आते हैं, पश्चिम की ओर आते हैं तो NH 8 पर आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले जो जिला आता है उस जिले का नाम है मित्रों अजमेर। जयपुर से जस्ट निकलते और जयपुर से आगे अजमेर, अजमेर के आगे आते हैं तो आपको यहां पर मिलेगा भीलवाड़ा।
और भीलवाड़ा से और आगे बढ़ते हैं तो यहां पर आपको एक जिला मिलेगा, इस जिले का नाम मिलेगा राजसमंद। तो आपको जयपुर से पश्चिम की ओर बढ़ते हैं तो केवल 3 जिले लर्न रखने हैं। एक का नाम है अजमेर, दूसरे का नाम है भीलवाड़ा और तीसरे का नाम है राजसमंद। इससे और आगे बढ़िएगा, यहां पर अलवर है, ये धौलपुर है। अलवर और धौलपुर के बीच की बात करते हैं दोस्तों, तो ये वाला जो जिला है, इस जिले का नाम है मित्रों भरतपुर। तो देखिएगा, ये तो हो गया आपका भरतपुर। इसके बाद आपको ऑलरेडी देखने को मिल रहा है धौलपुर। धौलपुर के आगे बढ़ते तो यहां पर मिलता है करौली, और करौली के अंदर फेमस है कैला देवी, जहां पर आपके लांगुरिया फेमस देखने को मिलता है। और इस करौली के नीचे आते हैं तो मित्रों ये वाला पार्ट कहलाता है सवाई माधोपुर। तो आपको ये 4 जो जिले हैं वो एक ही क्रम में लर्न रखने हैं। नाम बताता हूं, नंबर 1 पर भरतपुर, नंबर 2 पर आप बात करते हैं धौलपुर, नंबर 3 पर आपकी करौली और नंबर 4 पर है सवाई माधोपुर। ये चारों का क्रम इसी क्रम में आपको लर्न रखना है, आगे आपको काम आएगा। ये 2 जिले सिंगल सिंगल बच गए दोस्तों। इस वाले जिले का नाम जानना चाहें तो इस वाले जिले का नाम है मित्रों हनुमानगढ़, ये तो कहलाता है हनुमानगढ़। और इस वाले जिले का नाम जानना चाहें तो ये चूरू। और इस प्रकार आपके ये 33 जिले आसानी के साथ आपको याद हो चुके हैं, लर्न हो चुके हैं। एक बार मैं लास्ट बार रिपीट करता हूं, फिर इसके आगे की बात करेंगे। सबसे ऊपर आपको गंगानगर मिलेगा, सबसे नीचे आपको बांसवाड़ा मिलेगा। पश्चिम में आप जब जाएंगे तो पश्चिम में आपको जैसलमेर मिलेगा, पूर्व में जाएंगे तो आपको धौलपुर मिलेगा। अगर इस गंगानगर के सारे आप इस आउटलाइन के सारे चलते हैं तो आपको कौन कौन से जिले मिलेंगे? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़। 3 जिले आपको ट्राइंगल में याद रखने थे, जिसमें एक तो हो गया आपके जोधपुर, जोधपुर से सटा हुआ नागौर, और जोधपुर और नागौर के नीचे कौन सा मिलता है? पाली। पॉइंट वाला जो जिला है उस जिले का नाम हम जान चुके हैं, जयपुर। जयपुर से एक बार तो मित्रों आपको जो जाना पड़ेगा वो इस एंगल में जाना पड़ेगा और एक इसके विपरीत जाना पड़ेगा। जयपुर से आगे बढ़ते हैं तो दौसा, अलवर, सीकर, झुंझुनू। जयपुर से आप नीचे जाइएगा 3 स्टेज, एक बार पूर्व में, एक बार पश्चिम में। जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़। जयपुर के पश्चिम में आप बढ़ेंगे तो आपको 3 जिले रखने पड़ेंगे, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद। 4 जिले एक साथ मैंने आपको बताया था, वो आपको इस क्रम में याद रखने पड़ेंगे। 4 जिले भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। 2 जिले मित्रों आपको सिंगल सिंगल याद रखने हैं, एक का नाम हनुमानगढ़ और एक का नाम चूरू। इस प्रकार ये आपके राजस्थान के 33 जिलों का क्रम आपको देखने को मिलता है। दोस्तों अब इससे जरा और आगे बढ़ते हैं तो आप देखिएगा, अब हमें पता चला कि राजस्थान के अंदर जो 33 जिले हैं, इन जिलों के बारे में हम बात करना चाहें तो उससे पहले हम राजस्थान की कुछ स्थितियों के बारे में जानना चाहेंगे। और राजस्थान की स्थिति के अंतर्गत हम इसकी अक्षांशीय व देशांतरीय स्थितियों का अध्ययन करेंगे। तो आप देखिएगा, अगर हम बात करना चाहें सबसे पहले प्रारंभिक स्टेज पे, तो हमने देखा साहब राजस्थान का जो मैप है उसको हम अगर देखते हैं तो अभी हमने देखा था ओरिजिनल मैप, और मैं आपको हाथ से बनाकर मैप समझाता हूं जो आपके लिए ज्यादा कारगर साबित होगा। देखिएगा मित्रों, ये हमारा राजस्थान का मैप आपको लगभग इस प्रकार का देखने को मिलता है। और अपना राजस्थान के मैप के अंदर जो सबसे पहला वह प्रारंभिक क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन बनता है कि हमसे पूछा जाता है कि आप तो हमें राजस्थान का सबसे पहले सब अक्षांशीय विस्तार बताइए कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक फैला हुआ है। तो मित्रों राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार को लेकर बात करें तो इसका अक्षांशीय विस्तार इस बिंदु से प्रारंभ माना जाता है, और यहां पर जो अक्षांशीय विस्तार मिलता है उसके बारे में बात करें तो यहां पर अक्षांशीय विस्तार मिलता है 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ, इसका अक्षांशीय विस्तार देखने को मिलता है। इससे जरा और आप ऊपर चलेंगे, 23 के बाद 24, 25, 26, 27, 28 बढ़ते जाएंगे, और जब आप अंतिम छोर में जाएंगे तो यहां पर जो आपको मान मिलेगा वह मिलेगा
आपके 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ देखने को मिलता है। तो हमारे राजस्थान का अक्षांशीय जो विस्तार है, जो फैलाव है, वो कहां से कहां तक हो गया, 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ तक देखने को मिलता है। जबकि दूसरा क्वेश्चन आता है कि मित्रों हमसे पूछा जाता है कि राजस्थान का देशांतरीय विस्तार को लेकर बात करते हैं कि राजस्थान का देशांतरीय विस्तार आपके कहां पर फैला हुआ है। तो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार का जो मान देखते हैं वो इस स्थान से हमारा प्रारंभ माना जाता है दोस्तों। और ये जो आपको स्थान देखने को मिल रहा है, यहां पर आपके मान जो मिलता है 69 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से इसका प्रारंभ माना जाता है। इसके बाद 70, 71, 72, 73, 74 बढ़ता जाएगा और अंतिम छोर पर आते आते यह आपके हो जाता है 78 डिग्री 17 मिनट आपके ईस्ट इसका मान देखने को मिलता है। यह आपके दो क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहा है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है जो आपके अक्षांशीय विस्तार का आपके क्वेश्चन है और दूसरा है देशांतरीय विस्तार का क्वेश्चन। तो याद रखिएगा दोस्तों, हमारे राजस्थान का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार ये देखने को मिलता है। और याद रखना है आपको एग्जाम के दौरान कि अगर राजस्थान के अक्षांश व देशांतर को लेकर क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखना, अगर पहले अक्षांश का क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन ने दिया है कि राजस्थान का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार बताइए, तो आपको आंसर में भी पहले अक्षांश देखना है। और अगर एग्जामिनर पहले देता है राजस्थान का देशांतरीय व अक्षांशीय विस्तार बताइए, तो ऑप्शन में भी आपको पहले देशांतरीय विस्तार देखना होता है। और याद रखना, चारों डाटा आपको सही मिल जाते हैं तो उसके बाद भी आपको इन अक्षांशों के पीछे, दोनों के पीछे नॉर्थ होना जरूरी है दोस्तों, और आपके देशांतर के पीछे ईस्ट होना जरूरी है। जब ये आठों चीजें आपको कंफर्म हो जाए तब आपको आंसर देना है। क्योंकि अभी गत एग्जामों में हमने पाया, जैसे सेकंड ग्रेड शिक्षक व अन्य एग्जामों में हमने पाया कि उस एग्जामिनर ने ये डाटा तो सही दिए लेकिन एक जगह तो नॉर्थ दिया, दूसरी जगह साउथ दे दिया, तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, गलत हो गया। मित्रों, अगर हम बात करना चाहें इन अक्षांशों के संदर्भ में हमारा एग्जाम में क्वेश्चन और क्या बन सकता है, तो एक क्वेश्चन एग्जाम के संदर्भ में यह बन सकता है कि हमसे एग्जामिनर यह पूछ सकता है कि आप हमें राजस्थान का अक्षांशीय अंतराल बताइए। अंतराल को लेकर आप बात करते हैं तो अंतराल का मतलब होता है दोस्तों अंतर से, अर्थात अंतर का मतलब है इस 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ से और 23 डिग्री 3 मिनट के बीच में कितने डिग्री व कितने मिनट देखने को मिलते हैं। और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर कैसे निकालेंगे कि हम 30 डिग्री 12 मिनट में से लेस कर देंगे इस 23 डिग्री 3 मिनट को लेस कर देंगे। क्लियर है दोस्तों? और हमारे सामने जो आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा 7 डिग्री 9 मिनट, इसका आंसर आ जाएगा। तो आप याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि राजस्थान का अक्षांशीय अंतराल पूछता है तो आंसर आएगा 7 डिग्री 9 मिनट। और अगर मित्रों पूछता है अक्षांशीय विस्तार तो आपको फिर 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ तथा आपके 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ लिखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों? दूसरा क्वेश्चन क्या बना? दूसरा क्वेश्चन हमारा बनता है मित्रों, और हमसे पूछा जाता है कि राजस्थान का देशांतरीय अंतराल कितना देखने को मिलता है। ठीक उसी प्रकार अगर देशांतरीय अंतराल को लेकर बात करें देशांतरीय अंतराल की बात आती है तो याद रखिएगा दोस्तों, इस देशांतरीय अंतराल के बारे में आपका जो आंसर आएगा वह आपके इसमें से, इसको जब हम माइनस करते हैं तो हमारे सामने आंसर आ जाता है 8 डिग्री 47 मिनट, ये इसका आंसर देखने को मिलता है। तो दोनों क्वेश्चन कंफर्म हो जाने चाहिए आपको कि अक्षांशीय विस्तार अलग चीज, आपके अक्षांशीय अंतराल अलग चीज। विस्तार में फैलाव होता है, अंतराल में दोनों के बीच का अंतर देखने को मिलता है। क्लियर होगा सब? इससे और आगे बढ़ते हैं तो आप नेक्स्ट सुनिएगा। अगर हम बात करना चाहें इसी आपके राजस्थान के मैप के अंदर
तो हमें देखने को मिला कि राजस्थान के मैप के अंदर एक प्रमुख अक्षांश और भी गुजरता है, और इस प्रमुख अक्षांश को लेकर आप बात करते हैं तो आप वो सुनिएगा कौन सा आपको अक्षांश देखने को मिलता है। दोस्तों, हमने पाया कि हमारे राजस्थान के यहां से एक प्रमुख अक्षांश गुजरता है, और इस अक्षांश को लेकर आप बात करते हैं तो इस अक्षांश का जो मान हमें मिलता है वह आपको देखने को मिलता है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ देखने को मिलता है। और हम जानते हैं 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होते हैं। तो हम अगर बात करें आधा डिग्री की, तो मित्रों आधा डिग्री में कितने मिनट होंगे? 30 मिनट होंगे। इसलिए हम इसको शॉर्टकट में कई बार मित्रों इस प्रकार भी लिख देते हैं, इसे हम लिख देते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ, और इसे आपके एक विशेष नाम से भी जाना जाता है। इसी अक्षांश को दोस्तों कहा जाता है कर्क अक्षांश या कर्क रेखा, या दोस्तों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगर आप बात करना चाहें इसी के संदर्भ में और आगे, तो आप देखिएगा इस आपके कर्क रेखा के संदर्भ में हमने बात करना चाहिए तो हमें कुछ क्वेश्चन आपको पढ़ने को मिले कि कर्क रेखा के बारे में हम बात करते हैं। तो कर्क रेखा के बारे में आप देखिएगा दोस्तों कि हमारा पहला व प्रारंभिक क्वेश्चन क्या बनता है कि अगर इस कर्क रेखा के बारे में हम बात करते हैं तो हमारे राजस्थान की स्थिति कुछ इस प्रकार की देखने को मिलती है। दोस्तों, आप देखेंगे ये वाला जो जिला है, इस जिले का आप नाम जानना चाहें तो इस जिले का नाम तो है मित्रों बांसवाड़ा, और इस वाले जिले का नाम जानना चाहें तो इस जिले का नाम है डूंगरपुर। ये तो बांसवाड़ा और ये वाला कौन सा होगा? डूंगरपुर। और आपके लिए एग्जामिनर ने क्वेश्चन क्या दिया वो जरा सुनिएगा। एग्जामिनर का पहला व प्रारंभिक क्वेश्चन आपके लिए बनता है, वो सुनते हैं। एग्जामिनर का पहला व प्रारंभिक क्वेश्चन कि आप हमें यह बताइएगा क्या आपके कर्क रेखा से हमारे राजस्थान का संबंध है या नहीं? तो हमने कहा बिल्कुल कर्क रेखा हमारे राजस्थान से होकर गुजरती है। और अपना क्वेश्चन बना कि कर्क रेखा से अगर हमारा क्वेश्चन बनता है संबंधित कर्क रेखा से संबंधित जिलों की बात की जाती है, तो कर्क रेखा से संबंधित जिलों में आपके 2 जिले आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें मैंने आपको सामने बताया है। एक तो जिले का नाम है साहब बांसवाड़ा, और दोस्तों दूसरे वाले जिले का नाम क्या है? डूंगरपुर आपको देखने को मिलता है। बांसवाड़ा डूंगरपुर। हमने बात की कि इस डायग्राम को देखा और पाया कि बांसवाड़ा के तो कर्क रेखा मध्य से होकर गुजरती है, जबकि डूंगरपुर को केवल आपके स्पर्श करने का कार्य करती है। तो एक तो क्वेश्चन बना ये, और दूसरा क्वेश्चन हम जानना चाहें तो दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि ये जो कर्क रेखा आपको देखने को मिल रही है दोस्तों, इस कर्क रेखा के बारे में आपको पढ़ने को मिलता है कि कर्क रेखा की राजस्थान में आप लंबाई जानना चाहते हैं, तो आपके लिए क्वेश्चन बन जाएगा कि कर्क रेखा के संदर्भ में आप बात करते हैं। तो कर्क रेखा के संदर्भ में क्वेश्चन बना कि कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में भी आ चुका है। तो दोस्तों कर्क रेखा की राजस्थान में जो लंबाई मिलती है वह आपको देखने को मिलती है 26 किलोमीटर। कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई देखने को मिलती है। इससे और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कर्क रेखा के ऊपर हम देखते हैं तो हमें कर्क रेखा के ऊपर आपके सूर्य दिखाई देता है, और सूर्य की किरणें चमकती हुई दिखाई देती है। कि हमने पाया कि कर्क रेखा पर सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती हैं, और हम जानना चाहते हैं सूर्य की लंबवत किरणें आपके कर्क रेखा पर कब पड़ती है। तो मित्रों पता चलता है 21 जून को सूर्य की लंबवत किरणें इस कर्क रेखा पर पड़ती है।
अभी सूर्य आपके यहां पर चमकता है, फिर इसके बाद यहां चमकेगा, इसके बाद यहां चमकेगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमारी पृथ्वी लगातार क्या करती रहती है, घूमती रहती है। और पृथ्वी अपने अक्ष पर जब घूमती है मित्रों, तो आपको देखने पर पता चलता है, जैसे आप कह सकते हैं कि जैसे ये पृथ्वी है और यहां पर आपके सूर्य है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के जिस भाग पर पड़ता है वहां पर दिन हो जाता है, और जिस भाग पर नहीं पड़ता यहां तो दिन, और जहां पर नहीं मिल पाता है वहां पर क्या हो जाती है, रात। और यह पृथ्वी जब घूमती है तो इस पर आपके प्रत्येक भाग पर सूर्य की किरणें पड़ती है। और हमने देखा कि जो सूर्य अभी यहां पर चमकता है वो कुछ समय बाद आपके बिल्कुल सीधी अपनी किरणें कहां पर डालता है, बांसवाड़ा में। और जैसे जैसे आप इस के ऊपर जाएंगे तो वैसे वैसे किरणें क्या होती चली जाएंगी, तिरछी होती चली जाएंगी। तो आपने पाया कि सबसे सीधी किरणें तो आपके बांसवाड़ा में पड़ी, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे किरणें क्या होती चली जाएगी, तिरछी। तो मित्रों सबसे तिरछी किरणें जो पड़ेगी वो तो गंगानगर में पड़ेगी, और सबसे लंबवत जो किरणें पड़ेगी वो कहां पर पड़ेगी, बांसवाड़ा में। तो एग्जाम का क्वेश्चन है वो सुनेगा। एग्जाम का क्वेश्चन आता है सूर्य की, क्वेश्चन आता है सूर्य की सबसे लंबवत किरणें। अगर हम बात करना चाहते हैं सूर्य की लंबवत किरणों की बात करते हैं एक तो, और दूसरा क्वेश्चन आता है सूर्य की सबसे तिरछी किरणों की बात करते हैं। सूर्य की सबसे तिरछी किरणें। तो आप देख पा रहे होंगे कि सूर्य की सबसे लंबवत जो किरणें मिलेगी वो तो आपको कहां पर मिल रही है, बांसवाड़ा के अंदर देखने को मिलती है। तो ये तो आपके कहां पर मिली, बांसवाड़ा में। और मित्रों सबसे लंबवत किरणें आपको देखने को मिलेगी गंगानगर जिले में देखने को मिलती है। क्लियर है दोस्तों? इससे और आगे बढ़ते हैं तो हमने पाया ये जो आपके देखने को मिल रहा है ये राजस्थान, इस राजस्थान के सबसे उत्तरतम यहां पर उत्तर दिशा, और ये वाली दिशा कहलाती है दक्षिण दिशा, ये वाली आपके पश्चिम दिशा, और मित्रों ये आपके पूर्व दिशा। तो हम जानना चाहते हैं राजस्थान के मैप के अंदर हम सारी चारों दिशाओं के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से स्थान मिलेंगे, कौन कौन से जिले मिलेंगे, कौन कौन सी तहसीलें मिलेंगी, और इसके संदर्भ में और अन्य क्वेश्चन क्या बनते हैं, और इसे कहा जाता है भौतिक प्रदेश। तो मित्रों आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे राजस्थान के भौतिक प्रदेश के बारे में हम अध्ययन करना चाहेंगे। राजस्थान के भौतिक प्रदेश का मित्रों हम अध्ययन करना चाहेंगे। और राजस्थान के भौतिक प्रदेश को लेकर आप बात करें तो राजस्थान के भौतिक प्रदेश के बारे में पहला वह प्रारंभिक जो क्वेश्चन बनता है उसको लेकर आप बात करते हैं मित्रों। तो इस पहले वह प्रारंभिक क्वेश्चन के बारे में आप कहेंगे तो आपको क्या देखने को मिलता है वो सुनेगा। पहला क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश को लेकर कि साहब इस भौतिक प्रदेश का सबसे पहले सर्वप्रथम आपके वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है। तो क्वेश्चन सुनिएगा, राजस्थान के भौतिक प्रदेश का सबसे पहले वर्गीकरण करने वाला व्यक्ति अगर हमसे पूछा जाता है दोस्तों तो हमारे पास नाम आएगा कि सबसे पहले वर्गीकरण करने वाले व्यक्ति का नाम है प्रोफेसर वी.सी. मिश्रा। कि प्रोफेसर वी.सी. मिश्रा के द्वारा आपके राजस्थान के भौतिक प्रदेश का सबसे पहले वर्गीकरण किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है दोस्तों, और क्वेश्चन बनता है हमसे पूछा जाता है सर्वप्रथम वर्गीकरण कब किया गया, कब किया गया। तो दोस्तों इसको लेकर अपन बात करें तो सबसे पहले वर्गीकरण जो किया जाता है वह आपके किया जाता है 1968 के अंदर, 1968 के अंदर सबसे पहले यह वर्गीकरण किया जाता है। अब हमारा क्वेश्चन आता है वर्गीकरण किसमें किया। तो अपना क्वेश्चन है किस पुस्तक में किया।
किस पुस्तक में किया या किस किताब में किया? तो दोस्तों याद रखिएगा, सबसे पहले जो वर्गीकरण किया जाता है वह जिस किताब में किया जाता है उस किताब का नाम है राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल नामक किताब में सबसे पहले आपके वर्गीकरण किया जाता है। क्लियर? और आपके एक क्वेश्चन और बनता है इसी को लेकर, और वो क्वेश्चन दोस्तों बनता है कि आपके कितने प्रदेशों में विभाजित किया है, कितने प्रदेशों में आपके वर्गीकरण किया। तो आपके आंसर आता है 7 प्रदेशों में आपके वर्गीकरण किया जाता है। सब क्लियर? और अब हमें यह जानना होगा कि ये 7 प्रदेश साहब कौन से रहे आपके, ये 7 प्रदेश। तो दोस्तों 7 प्रदेशों को लेकर आप बात करना चाहें तो मैं आपको एक एक प्रदेश का नाम बताता हूं, वो आप सुनते चलिएगा। सबसे पहले हमने जानना चाहा इन 7 प्रदेशों में नंबर 1 पर जो आता है उसे कहा जाता है शुष्क प्रदेश, नंबर 1, और नाम है इसका शुष्क प्रदेश। दूसरे नंबर पर हम बात करना चाहें तो दूसरे प्रदेश का जो नाम मिलता है आपको, वो आपके नाम रखा गया अर्ध शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश। दोस्तों तीसरे का जो नाम रखा गया वो नाम दिया गया नहरी प्रदेश, नहरी प्रदेश। 4 नंबर का जो नाम दिया गया उसे नाम दिया गया अरावली पर्वतीय प्रदेश का नाम दिया गया साहब। और मित्रों इससे और आगे बढ़ते हैं तो आपके 5 नंबर पर जो प्रदेश आया उस प्रदेश को नाम दिया गया पूर्वी कृषि व औद्योगिक प्रदेश, व औद्योगिक प्रदेश। और मित्रों 6 नंबर पर जो प्रदेश आता है इस 6 नंबर के प्रदेश को नाम दिया गया चंबल बीहड़ प्रदेश, चंबल बीहड़ प्रदेश। और नंबर 7 पर आप बात करना चाहें तो नंबर 7 को जो नाम दिया गया वो नाम दिया गया दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। इस प्रकार राजस्थान को सबसे पहले दोस्तों 7 भौतिक प्रदेशों में विभाजित करने का कार्य किया जाता है। अब दोस्तों नाम तो हमें पता चल गया, लेकिन अगर हम जानना चाहें कि साहब अगर इन 7 प्रदेशों को आप अगर मैप के माध्यम से समझा दिया जाए तो ज्यादा कारगर होगा और वो हमारे लिए ज्यादा स्थायी भी होगा दोस्तों। तो हमने यहां पर दोस्तों राजस्थान का एक मैप बनाया और इस राजस्थान के मैप के अकॉर्डिंग आप बात करते हैं दोस्तों, तो इसके अंतर्गत मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं जो आपको आसानी के साथ, बड़ी आसानी से आपको दोस्तों समझ में आ जाएगा। यह है मित्रों आपके राजस्थान, और इस राजस्थान में हम बात करना चाहते हैं उन 7 प्रदेशों को लेकर कि ये 7 प्रदेश आपको कहां पर लोकेशन में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपके एक प्रदेश आपको यहां पर मिलेगा और ये वाला जो प्रदेश होगा इसका नंबर 1 है और नाम बताने की मुझे जरूरत नहीं है, इसका नाम होगा शुष्क प्रदेश। क्लियर है दोस्तों? इससे और आगे बढ़े तो हमने पाया साहब यहां पर आपके दूसरे नंबर का प्रदेश मिलेगा, इसको आप देख सकते हैं और इसका नाम कह सकते हैं अर्ध शुष्क प्रदेश इसका नाम है। जबकि इस राजस्थान का जो ऊपरी भाग है
जहां पर नहरों की अत्यधिक सघनता व प्रधानता पाई जाती है। इस प्रदेश को कहा जाता है नहरी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और मित्रों, अगर आपने बात करना चाहिए नेक्स्ट, तो आपके 4 नंबर पर यहां पर एक प्रदेश आता है। इस प्रदेश का नाम है अरावली पर्वतीय प्रदेश। और यह है आपके 5 नंबर, इसका नाम है पूर्वी कृषि व औद्योगिक प्रदेश। और आपको यहां पर मैं कुछ हाईलाइट करता हूं, यह चंबल नदी का बहाव क्षेत्र है। और चंबल नदी आप अपने मार्ग में बीहड़ों का, अवनालिकाओं का, गहरे गड्ढों का, नालों का निर्माण करती है। इसलिए दोस्तों इस संपूर्ण प्रदेश को नंबर 6 दिया गया और नाम दिया गया चंबल बीहड़ प्रदेश। और यहां पर जो ये भाग बच गया, ये आपके 7 नंबर रह गया। इसका नाम रहा आपके दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो एक बार मैं रिपीट करता हूं, आपको आसानी के साथ समझ में आए दोस्तों, तो आप देखिएगा जरा। सबसे पहले प्रारंभिक बात हमने करना चाहिए, और वो प्रारंभिक बात क्या करना चाहिए वो सुनिएगा। सबसे पहले हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेश को लेकर बात की, तो अपना क्वेश्चन आया कि राजस्थान में सबसे पहले भौतिक प्रदेश का विभाजन करने का आपके कार्य किसके द्वारा किया जाता है। तो मित्रों हमें पता चलता है राजस्थान में सबसे पहले भौतिक प्रदेश का जो विभाजन है वो करने का कार्य जो किया जाता है वह आपके प्रोफेसर वीसी मिश्रा के द्वारा किया जाता है। मित्रों क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन क्या बना कि इन्होंने कब इसका वर्गीकरण किया, तो 1968 में इसका सबसे पहले वर्गीकरण किया। जिस किताब में किया उस किताब का आप नाम जानना चाहते तो किताब का नाम है राजस्थान के भूगोल नामक पुस्तक में, किताब के अंदर इसका वर्गीकरण किया जाता है। जबकि मित्रों हम बात कर लें तो आपके क्वेश्चन आता है कितने प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। तो दोस्तों अगर आपके प्रदेशों को लेकर बात की जाती है तो 7 प्रदेशों में आपके विभाजन का कार्य किया जाता है। और ये 7 प्रदेश कौन कौन से रहे, तो इनको लेकर हमने बात की, चर्चा की कि साहब ये जो 7 प्रदेश रहे, इन 7 प्रदेशों का नाम हम जानना चाहें तो नाम सुनिएगा। एक तो था आपके शुष्क प्रदेश, दूसरा था अर्धशुष्क, तीसरा था नहरी, चौथे नंबर पर था अरावली पर्वतीय प्रदेश, और इसके बाद था आपके पूर्वी कृषि व औद्योगिक प्रदेश, चंबल बीहड़ प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ये आपको 7 प्रदेश देखने को मिले। और दोस्तों इन 7 प्रदेशों को अब हम बात करना चाहें कि इन 7 प्रदेशों की हम स्थितियां जानना चाहेंगे। ये 7 प्रदेश हमें राजस्थान के मानचित्र में हमें किस दिशा में या किस ओर देखने को मिलते हैं। तो पता चलता है ये जो राजस्थान का मैप है, इस राजस्थान के मैप में आपको यहां पर मैंने ये वाला जो हिस्सा दर्शाया है, इस हिस्से को आपके एक विशेष नाम से, एक विशेष दर्जे से जाना जाता है। और दोस्तों आप कह सकते हैं इस प्रदेश को क्या कहा जाता है, आपके शुष्क प्रदेश के नाम से जाना जाता है। जबकि हम बात कर लें नंबर 2 की, तो 2 नंबर पर आप देखेंगे तो आप पाएंगे ये वाला जो प्रदेश आपको देखने को मिल रहा है, जिसे मैं आपके रेड करता हूं, ये संपूर्ण प्रदेश आपके अर्ध शुष्क प्रदेश के नाम से जाना जाता है। यह संपूर्ण प्रदेश है आपका अर्ध शुष्क प्रदेश, दिख रहा होगा आपको, यह है मित्रों अर्ध शुष्क। जरा और आगे बढ़िएगा तो आप ऊपर की ओर देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा ये जो प्रदेश है जहां पर हम डॉट डॉट कर रहे हैं, यह प्रदेश नहरों की प्रधानता वाला प्रदेश है, जिसके अंदर मूलतः आगे चलकर पढ़ने को मिलेगा गंगानगर व हनुमानगढ़। यह प्रदेश आपके नहरी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा, इससे हमने और आगे बढ़ने का प्रयास किया तो ये वाला जो प्रदेश है आपका, ये संपूर्ण प्रदेश, यहां पर अरावली पर्वतीय प्रदेश की प्रधानता मिलती है। और अरावली पर्वतीय प्रदेश की प्रधानता मिलने के कारण दोस्तों यह प्रदेश आपके ग्रीन को जिससे मैं हाईलाइट कर रहा हूं, यह कहलाता है अरावली पर्वतीय प्रदेश। और आगे बात करते हैं तो ये वाला जो आपको प्रदेश देखने को मिलता है, यहां पर यह आपके 5 नंबर वाला जो प्रदेश है, यह आपके पूर्वी मैदानी प्रदेश या पूर्वी कृषि व औद्योगिक प्रदेश के नाम से यह आपके जाना जाता है। ब्लैक कलर में जो कर रखा है वो आपको विदित है कि वो आपके कहलाता है चंबल बीहड़ प्रदेश, चंबल नदी की प्रधानता पाई जाती है। और बाकी जो बच गया शेष आपके पास ये वाला जो प्रदेश देखने को मिल रहा है, ये संपूर्ण प्रदेश मित्रों आपके कहलाता है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये हुआ आपके प्रारंभिक वर्गीकरण राजस्थान के भौतिक प्रदेश को लेकर। इससे हम और आगे बढ़ते हैं दोस्तों,
और आगे बढ़ते हैं तो हमारे लिए फिर एक क्वेश्चन बनकर तैयार होता है, और वो क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन बनता है कि हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश को पढ़ना चाहते हैं, हम अध्ययन करना चाहते हैं राजस्थान का भौतिक प्रदेश। और अगर आप इस फिजिकल डिवीजन या भौतिक प्रदेश को लेकर बात करें, भौतिक प्रदेश को लेकर बात करें तो आप सुनिएगा, इस भौतिक प्रदेश के बारे में अब जो वर्गीकरण हम पढ़ना चाहेंगे, वो वर्गीकरण कैसा पढ़ना चाहेंगे? इसे हम पढ़ना चाहेंगे आधुनिक वर्गीकरण, कि आज वर्तमान समय क्या कहता है साहब, और वर्तमान समय को मद्देनजर रखते हुए हम जो ये वर्गीकरण पढ़ेंगे वो वर्गीकरण कहलाएगा आधुनिक वर्गीकरण। क्लियर है मित्रों? और आधुनिक वर्गीकरण को अगर आप आधार मानते हैं तो आधुनिक वर्गीकरण को आधार मानते हुए आपके एग्जाम का क्वेश्चन बनता है कि आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर राजस्थान के अगर विभाजन की बात आती है तो राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है? और आपका आंसर आएगा 4 प्रदेशों में इसका विभाजन किया जाता है। तो हमारा क्वेश्चन बना 4 प्रदेशों में हमने इसको विभाजित किया, तो ये 4 प्रदेश अगर आप जानना चाहें तो इन चारों प्रदेशों को आप किस नाम से जानना चाहेंगे? तो दोस्तों मैं इन चारों प्रदेशों का आपको नाम बताता हूं, आप नाम सुनिएगा। ये आपके राजस्थान के आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर 4 प्रदेश देखने को मिलते हैं, जो आपको आगे चलकर विस्तार से जिनका अध्ययन करना पड़ेगा। पहले प्रदेश को लेकर हम बात करें तो दोस्तों उस पहले प्रदेश को कहा जाता है आपके पश्चिमी रेतीला प्रदेश। पहले प्रदेश का नाम है पश्चिमी रेतीला प्रदेश, और दूसरे नंबर का जो प्रदेश है उसे आपके नाम दिया गया अरावली पर्वतीय प्रदेश। तीसरे नंबर पर हम आए तो इसे कहा गया आपके दोस्तों पूर्वी मैदानी प्रदेश का नाम मिलता है इसको सब। और दोस्तों 4 नंबर पर हम बात करते हैं तो इसे नाम दिया गया दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के नाम से इसे जाना जाता है। ये आपके आधुनिक आधार पर राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश देखने को मिलते हैं। और दोस्तों इन चारों भौतिक प्रदेशों को हम विस्तार के साथ अध्ययन करना चाहेंगे, तो आप देखिएगा हम सबसे पहले इन चारों प्रदेशों के नामकरण के बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं, तो वो आप देखिएगा। दोस्तों सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं ये आपके राजस्थान का मैप। देखिएगा दोस्तों, ये है हमारे राजस्थान को लेकर हम बात करते हैं। ये है मित्रों राजस्थान की स्थितियां। और राजस्थान को मद्देनजर रखते हुए हम इन चारों भौतिक प्रदेशों का विस्तार से अध्ययन करेंगे, जो आगे चलकर आपको किसी प्रकार की कोई कठिनाई महसूस नहीं होगी। दोस्तों यह है आपके राजस्थान का एक मैप, और इस राजस्थान के मैप में जब आप देखेंगे तो आपको राजस्थान के मैप में यहां पर आपको एक पर्वतमाला की स्थिति देखने को मिलती है, जो मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूं, ये वाली। क्लियर है? ये बीच का भाग एक पर्वतमाला के रूप में मिलता है। और दोस्तों इस पर्वतमाला की लेकर बात करें तो इसे कहा जाता है अरावली। और दोस्तों याद रखना, ये जो आपको अरावली देखने को मिल रही है, इस अरावली के बारे में कहा जाता है यह अरावली राजस्थान को 2 समान भागों में विभाजित करने का कार्य करती है।
अर्थात अरावली के इधर वाला भाग पश्चिमी राजस्थान कहलाता है, जबकि अरावली के इधर वाला हिस्सा पूर्वी राजस्थान के नाम से जाना जाता है। और अगर हम इस वाले हिस्से की बात करें तो यह है आपके पश्चिमी भाग में, पश्चिमी राजस्थान में। तो पश्चिमी भाग में होने के कारण मित्रों हमने इसे कहा पश्चिमी। और सारे प्रदेश में हमने घूमकर पाया कि सारे प्रदेश में रेत ही रेत देखने को मिलता है, अर्थात रेत की प्रधानता मिलने के कारण हमने इसे कहा रेतीला। कि हमने यहां पर रेत की प्रधानता पाई, इसलिए मित्रों हमने इसे कहा रेतीला। और एक निश्चित भूभाग में फैला हुआ था, और निश्चित भूभाग में, एक मिनट रुको मैं दोबारा बता देता हूं। ये तो हो गया पश्चिमी, और रेत की प्रधानता थी इसलिए हमने इसको कह दिया रेतीला। और एक निश्चित भूभाग में फैला हुआ था इसलिए मित्रों क्या कह दिया प्रदेश। और तीनों विशेषताओं को जोड़ दीजिए तो आपके सामने जो नाम आता है वह एक भौतिक प्रदेश का नाम आ जाता है पश्चिमी रेतीला प्रदेश। ठीक है दोस्तों, तो आपके दूसरे नंबर पर ये रहा, ये अरावली थी। अरावली आपको पर्वतीय रूप में देखने को मिलती थी, और पर्वतीय रूप में मिलने के कारण हमने इसको कहा पर्वतीय, और एक निश्चित भूभाग में फैली हुई है इसलिए हमने इसको कहा प्रदेश। और तीनों विशेषताओं को जोड़ दीजिए, आपके सामने दूसरे भौतिक प्रदेश का नाम आ जाएगा जिसका नाम होगा पश्चिमी अरावली पर्वतीय प्रदेश। इससे हम और आगे बढ़े, और आगे बढ़ते हैं तो हमने पाया साहब कि ये वाला जो राजस्थान है ये पूर्वी राजस्थान है, इसलिए पूर्वी राजस्थान होने के कारण हमने लिख दिया पूर्वी। और यह प्रदेश एकदम समतल भूभाग के रूप में देखने को मिलता है, और समतल प्रदेश को कहा जाता है मैदान, और आपके एक निश्चित भूभाग में फैला हुआ है इसलिए कह दिया प्रदेश। और तीनों विशेषताओं को फिर हमने आपस में जोड़ा, और तीनों विशेषताओं को जोड़ने के साथ ही एक भौतिक प्रदेश का निर्माण हुआ, और जिसका नाम बना पूर्वी। मैदान से बन गया मित्रों मैदानी और प्रदेश। क्लियर है? जब आप इस वाले हिस्से को देखते हैं दोस्तों, तो इस हिस्से को देखने पर आपको देखने को मिलता है मित्रों कि ये जो हिस्सा है आपका, ये हिस्सा ना तो पूर्ण रूप से आपके पूर्व में है और ना ही पूर्ण रूप से कहां पर देखने को मिलता है, दक्षिण दिशा में देखने को मिलता है। दोनों के बीच के अंदर ये स्थितियां आपको देखने को मिलती है दोस्तों। तो हमने कहा कि ये दोनों के बीच में स्थित है इसलिए इसको नाम दे दिया दक्षिणी पूर्वी। धरातल से ऊंचा उठा हुआ था मैदान से, और ऊपर से समतल था इसलिए वो अवस्था कहलाती है पठार। और एक निश्चित भूभाग में होने के कारण इसे हमने नाम दे दिया प्रदेश। और तीनों विशेषताओं को अगर आप आपस में जोड़ देते हैं तो आपके फिर एक भौतिक प्रदेश का गठन हो जाता है, एक भौतिक प्रदेश का नाम आ जाता है, और नाम आ जाता है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के नाम से इसको जाना जाता है। इस प्रकार आपके राजस्थान के अंदर दोस्तों आधुनिक वर्गीकरण को आधार मानते हुए ये आपके 4 भौतिक प्रदेश आपको देखने को मिलते हैं, जिनके नाम में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो सकता, क्योंकि इनकी विशेषताओं के आधार पर ही इनका नामकरण किया गया है। अब जरा हम और आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूं कि अगर आप मैप के अंदर देखते हैं तो मैप के अंदर हम एक काम करते हैं कि जहां पर जितनी वर्षा होती है उस मैप के अंदर उस स्थान को चिन्हित करते हैं, और उस स्थान को चिन्हित कर कर वहां पर उसकी वर्षा की मात्रा को अंकित कर देते हैं, और बताया जाता है कि समान वर्षा वाले, जैसे ये स्थान ये स्थान ये स्थान ये स्थान हो गया, यहां पर भी आपके 5 सेंटीमीटर वर्षा हुई, यहां पर भी आपके 5 सेंटीमीटर वर्षा हुई, इस स्थान पर भी 5 सेंटीमीटर वर्षा, यहां पर भी 5 सेंटीमीटर, तो आपके सभी स्थानों पर एक समान वर्षा होती है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके ये कुछ स्थान हैं और इन स्थानों पर वर्षा की मात्रा आपको समान देखने को मिल रही है। तो जिन स्थानों पर वर्षा की मात्रा समान मिलती है उनको हमने मैप में मानचित्र में प्रदर्शित किया, और मानचित्र में प्रदर्शित करने के बाद अपने मन से इन सभी स्थानों को मिलाते हुए जो टेढ़ी मेढ़ी काल्पनिक
कल्पना के आधार पर जो रेखा खींची गई है वो काल्पनिक रेखा आपके कहलाती है समवर्षा रेखा। अर्थात सम का मतलब समान और वर्षा का मतलब वर्षा और रेखा का मतलब रेखा, अर्थात समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाते हुए खींची जाने वाली काल्पनिक इस रेखा को समवर्षा रेखा कहा जाता है। ऐसा ही हमने राजस्थान के अंदर जब अध्ययन करना प्रारंभ किया तो मित्रों पता चला कि राजस्थान के अंदर भी आपके इसी प्रकार की स्थितियां देखने को मिलती है। और राजस्थान के अंदर हमने पाया कि आपके एक समवर्षा हमें देखने को मिली जो हमारे काम की थी। और हमें पता चला इस पश्चिमी रेतीले प्रदेश के अंतर्गत जब हम अध्ययन करते हैं तो यहां पर आपके समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाते हुए जो आपके काल्पनिक रेखा खींची जाती है, उस काल्पनिक रेखा की अगर हम बात करें तो ये जो आपको रेड कलर में मैंने डॉटेड डॉटेड करके दिखाई है, यह कहलाती है समवर्षा रेखा। और इसका मान जो मिलता है मित्रों वह मिलता है 25 सेंटीमीटर। तो इसे कहा जाता है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के नाम से जाना जाता है। समवर्षा इसे रेखा कहा जाता है। और मित्रों याद रखिएगा ये जो आपके 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, इसको लेकर आप बात करते हैं तो इस 25 सेंटीमीटर जहां से ये लाइन गुजर रही है, इसके नीचे नीचे जितने भी गांव आएंगे आपके, उन सभी गांवों में वर्षा की मात्रा 25 सेंटीमीटर मिलेगी। अर्थात आप देख सकते हैं, कह सकते हैं कि आपके इस लाइन के नीचे नीचे जितने भी गांव हैं, इन गांवों के अंदर अगर आप पूछेंगे वर्षा आपके भाई कितनी हुई है तो ये बताएंगे 25 सेंटीमीटर हमारे यहां पर वर्षा होती है। लेकिन मित्रों अगर आप इस लाइन से, इस रेखा से पश्चिमी भाग में जाएंगे तो आपको 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा मिलेगी। और इस लाइन के पूर्वी भाग में आएंगे तो 25 सेंटीमीटर से वर्षा की मात्रा क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। तो हम जानना चाहेंगे कि साहब 25 से अगर कम वर्षा है तो इसका मतलब तो बहुत कम वर्षा है, पानी की मात्रा बहुत कम होगी। और मित्रों जहां पर पानी की मात्रा कम होती है उस स्थिति को हम कहते हैं शुष्क स्थिति। और वह प्रदेश अगर हम बात करना चाहें तो वह प्रदेश कहलाएगा शुष्क। और रेत दोनों तरफ है ही, रेत की प्रधानता है इसलिए हमने कह दिया रेतीला। और दोस्तों निश्चित भूभाग में फैला हुआ है इसलिए क्या कह दिया, प्रदेश। और दोस्तों तीनों विशेषताओं को आप जोड़ दीजिए तो आपके सामने एक नाम आ जाएगा शुष्क रेतीला प्रदेश। तो आपसे अगर कोई पूछना चाहे कि शुष्क रेतीला जो प्रदेश है इसका विस्तार कहां पर है तो आप उसको बता सकते हैं कि 25 सेंटीमीटर के कम वर्षा वाला जो क्षेत्र है वह शुष्क रेतीला प्रदेश कहलाता है। और इधर आए तो पता चला 25 से ज्यादा है, लेकिन अरावली तक आते आते 50 रह जाती है। तो इस बीच वाले भाग में 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जो ना तो अत्यंत कम होती है ना ही अधिक होती है। तो इसको हम शुष्क ना कहकर इसको मित्रों हमने नाम दिया और इसको नाम दे दिया अर्ध शुष्क। इसे कहा हमने अर्ध शुष्क। और उसी प्रकार रेत यहां पर भी है, रेत की प्रधानता मिलने के कारण इसे हमने कहा रेतीला और आपके प्रदेश, और इसे हमने अर्ध शुष्क रेतीला प्रदेश का नाम दिया। तो अब देखो एग्जाम का क्वेश्चन, पहली बात तो ये याद रखना राजस्थान के आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर कुल भौतिक प्रदेश कितने, 4। पहला शुष्क पश्चिमी रेतीला प्रदेश, दूसरा अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा पूर्वी मैदानी प्रदेश और 4 नंबर पर दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। अगर एग्जामिनर पूछता है, आरएस प्री 2016 में भी क्वेश्चन आया है और क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि पश्चिमी रेतीला जो प्रदेश है इसको 2 भागों में विभाजित करने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है, तो आपका आंसर आना चाहिए इस समवर्षा रेखा का नाम है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के नाम से इसको जाना जाता है। और 25 सेंटीमीटर से अगर आप पश्चिम की ओर बढ़ते हैं तो यहां पर वर्षा की मात्रा कम मिलती है, इसलिए यह शुष्क प्रदेश। और अगर आप पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो 25 से ज्यादा वर्षा मिलती है तो वह अर्धशुष्क प्रदेश कहलाता है। अर्थात पश्चिमी रेतीले प्रदेश के जो 2 भाग होंगे उसमें एक तो शुष्क और एक अर्धशुष्क प्रदेश कहलाएगा। क्लियर है दोस्तों। अब और आगे की बात करते हैं। अब इस शुष्क की बात करते हैं केवल, तो शुष्क प्रदेश के बारे में जब हम अध्ययन कर रहे थे तो दोस्तों हमें पता चला इसका ये जो भाग है जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इस भाग में हमने पाया कि यहां पर मित्रों आपके रेत के टीले नहीं पाए जाते हैं। और रेत के टीलों को अगर हम बात करें ज्योग्राफी की भाषा में
भूगोल की भाषा में, तो रेत के टीलों को आपके बोला जाता है बालू का स्तूप। रेत का मतलब बालू, का मतलब का होता है, और स्तूप का मतलब होता है टीला। तो रेत के टीलों को आपके ज्योग्राफी की भाषा में कहा जाता है बालू का स्तूप। और यहां पर बालू का स्तूप नहीं पाए जाते, तो जिस स्थान पर बालू का स्तूप नहीं पाए जाते उस प्रदेश को एक और नाम दिया गया, और मित्रों इसे नाम दिया गया बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो आप याद रखना, मुक्त का जिक्र जहां आ जाए वहां पर रेत का टीला नहीं पाया जाएगा। तो इसे क्या कहा गया? बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। जबकि इसके चारों तरफ रेत के टीले टीले पाए जाते हैं, तो रेत के टीलों की जहां पर प्रधानता पाई जाएगी उस प्रदेश को एक दूसरा नाम दिया गया, और इसे नाम दिया गया बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। युक्त का मतलब होता है पाया जाना, प्रधानता वाला प्रदेश। तो आप याद रखेंगे, आपका दूसरा एग्जाम का क्वेश्चन हो गया कि अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि आप हमें यह बताइएगा राजस्थान के कुल भौतिक प्रदेश कितने हैं, तो 4, और 4 में से एक भौतिक प्रदेश कौन सा? पश्चिमी रेतीला प्रदेश। और पश्चिमी रेतीले प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में, एक शुष्क प्रदेश, एक अर्धशुष्क प्रदेश। और शुष्क प्रदेश को भी कितने भागों में बांटा गया है? तो भी 2 भागों में बांटा गया है। एक बालू का स्तूप मुक्त के अंदर रेत का टीला नहीं पाया जाएगा, और युक्त के अंदर रेत के टीले पाए जाएंगे। दोस्तों यहां तक आपको उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अर्धशुष्क को लेकर। तो अर्धशुष्क को अध्ययन की दृष्टि से हमने पाया कि अर्धशुष्क को अध्ययन की दृष्टि से 4 भागों में विभाजित किया है, और चारों का नाम बताता हूं, आप सुनिएगा। चारों में इस वाले प्रदेश का जो नाम है इसे आपके कहा गया घग्गर, क्योंकि यहां पर घग्गर नदी की प्रधानता देखने को मिलती थी, और घग्गर नदी बहाव क्षेत्र को घग्गर बेसिन के नाम से जाना जाता है। यह कहलाता है घग्गर बेसिन। जबकि इसके नीचे वाला जो भाग है, इस भाग को आपके राव सेखा के द्वारा बसाया गया, और राव सेखा के द्वारा बसाए जाने के कारण इसे नाम दे दिया गया शेखावाटी प्रदेश। आगे चलकर इसी शेखावाटी प्रदेश को आंतरिक प्रवाह क्षेत्र के नाम से भी जाना जाएगा। जबकि ये वाला जो प्रदेश है ये पूरे प्रदेश में सबसे ऊंचा था, इसलिए इसको कहा गया उच्च भूमि। इसे कहा गया उच्च भूमि, और इसका संबंध जिस जिले से था उस जिले का नाम है मित्रों नागौर, और तीनों विशेषताओं को आप जोड़ दीजिए, नाम बन जाएगा नागौर उच्च भूमि के नाम से यह प्रदेश जाना जाता है। क्लियर है दोस्तों? और यहां पर आपके लूणी नदी की प्रधानता पाई जाती है, और लूणी नदी की प्रधानता मिलने के कारण इस प्रदेश को आपके लूणी बेसिन के नाम से जाना जाता है। और ये जो लूणी बेसिन है ना मित्रों, यहां पर आगे चलकर पढ़ेंगे गोडवाड़ी बोली बोली जाती है, और गोडवाड़ी बोली बोले जाने के कारण इसको गोडवाड़ प्रदेश भी कहा जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा, अर्धशुष्क के 4 भाग हैं, घग्गर बेसिन, शेखावाटी प्रदेश, शेखावाटी का दूसरा नाम आंतरिक प्रवाह क्षेत्र, तीसरे का नाम नागौर उच्च भूमि, और चौथे का नाम लूणी बेसिन या गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों इस क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अपन ब्रेक के बाद।